अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ इस व्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूं, और कुछ इमरान खान साहब के केसेस से जुड़े अहम मामलात हैं, कुछ अडियाला से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। फिर इसके साथ साथ आपको बताएंगे जनाब कि क्या सूरत हाल बन रही है, जो पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन है उसको लेकर के क्या प्लान्स हैं मज़ीद। और इसके साथ एक और टीवी एंकर जो हैं वो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि मीडिया को, यानी पाकिस्तानी मीडिया चैनल से रिज़ाइन करके जो है अमेरिका में सेटल हो गए हैं। तो ये क्या सारी सूरत हाल है, क्यों पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए ये ज़मीन तंग हो चुकी है पाकिस्तान की, तो इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात का आगाज़ करते हैं कि इमरान खान साहब के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आई है, और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने साइफर केस में दरख्वास्त ज़मानत दे रखी थी, और काफ़ी दिन हो गए, बल्कि हफ्ते ही हो गए, 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन ज़मानत के लिए ये दरख्वास्त फिक्स नहीं हुई। तो एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस है, जो पाकिस्तान के इस वक्त कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो कि एक आप समझ सकते हैं कि गैर जानिबदार किस्म के कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और बड़े मुस्तनद रिपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से भी अब ये ऑब्जर्वेशंस आना शुरू हो चुकी हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कोई अनबाइस्ड किस्म के जज हैं या इंडिपेंडेंट जज हैं, या ऐसा लगे हमें कि जी वो बिल्कुल हर तरह की माजी की मामलात को भुला कर एक साइड पर रखकर कोई फ़ैसले कर रहे हैं। तो उनको भी उनके फ़ैसलों में तासुब नज़र आ रहा है। वो भी ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इमरान खान साहब के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, सदर साहब के हवाले से, जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, और वो तमाम लोग जो किसी भी तरह उनके खिलाफ रेफरेंस में हिस्सेदार थे, मुलव्विस थे, या कोई उनका किरदार था, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनको भुला नहीं सके हैं, और उनके हवाले से उन्हें जब मौका मिलता है वो कोई ना कोई बात अपने फ़ैसलों में, रिमार्क्स में, ऑब्जर्वेशन में उनके खिलाफ कर डालते हैं। और ऐसे वो तमाम मामलात जिनके ऊपर पीटीआई को, यहाँ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलना हो, वो फ़िलहाल उनकी दिलचस्पी का मरकज़ नहीं है। वो मिठाइयों के जो रेट्स हैं वो फिक्स करने पे तो केसेस लगा रहे हैं। मुशर्रफ साहब के, जो कि ऑलरेडी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनके जो मामलात हैं कि जी उनका जो केस का फांसी का फैसला आया था उसके ऊपर लेकर बैठ के वो अदालत लगा बैठे हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जो साइफर केस में ज़मानत का मामला था उसको उन्होंने 2-3 हफ्ते लटका दिया। बहरहाल जी अब फाइनली हम देख सकते हैं कि उनका जो इमरान खान साहब की जो बारी है वो आ चुकी है। ज़मानत केस उनका फिक्स हो गया 22 नवंबर पीर के लिए, और 22 नवंबर ये पीर को, बहरहाल 22 नवंबर के लिए फिक्स हो गया, अगर मैं डे गलत भी अनाउंस कर रही हूँ। 3 रुकनी बेंच है जी, जस्टिस तारिक मसूद साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जो कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत का केस सुनेंगी। अच्छी चीज़ ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसमें ख़ुद को नहीं रखा, क्योंकि अगेन फिर एक ये स्मेल होती कि कहीं वो कोई बायसनेस या कोई पर्सनल अपना जो ग्रज है वो तो नहीं निकाल रहे। तो ये अच्छी चीज़ की उन्होंने कि ख़ुद वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो लोग हैं उनमें अब देखना ये है कि वो क्या फ़ैसला देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इस केस के ऊपर कोई और फ़ैसला बनता ही नहीं है सिवाय ज़मानत के। लेकिन अगेन है तो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं। लेकिन जस्टिस तारिक मसूद साहब इससे पहले जो उन्होंने पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों को बार बार गिरफ्तार करने से हवाले से जो केस था उसके बारे में जो उन्होंने फ़ैसला दिया था वो मायूस कुन था, जिसके बाद पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं को बार बार ये भुगतना पड़ रहा है कि उनकी एक केस में ज़मानत होती है तो किसी दूसरे अननोन केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आयशा मलिक साहिबा अलबत्ता काफ़ी हमें नज़र आई कि उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट किस्म के क्वेश्चंस भी रेज़ किए थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में। तो लेट्स सी कि ये केस जो है इसको क्या फ़ैसला आता है। तो 22 नवंबर को अब ये केस फिक्स है। दूसरी तरफ ये जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि जो ओपन ट्रायल के हवाले से फ़ैसला है वो पीर को आ जाएगा, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो 2 रुकनी बेंच क्वेश्चंस कर रहा था अटॉर्नी जनरल से, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, और उससे बज़ाहिर ये काफ़ी उम्मीद हो चली है कि ओपन ट्रायल की तरफ ये मामला जाएगा। तो साइफर केस के हवाले से तो जो अगला वीक है इमरान खान साहब के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब इस बात पर आ जाते हैं जनाब कि जो अडियाला से खबर आ रही है वो क्या है। अडियाला जेल से जी मैंने आपको पहले ही बताया था कि परवेज़ इलाही साहब ने आज ये इंकशाफ किया कि IMF का वफ्द और यूरोपीय यूनियन के लोग जो हैं वो आके इमरान खान साहब से मुलाकातें करते हैं, और उन्होंने बताया कि जी बड़ी अहम मुलाकातें उनकी हो रही हैं। इसके बाद हमने देखा कि जेल ज़राए की तरफ से एक तरदीद सी आ गई कि नहीं जी इमरान खान साहब से ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद एक और सहाफ़ी
शाकिर अवान साहब, उन्होंने ये, शाकिर महमूद साहब शायद, उन्होंने ये खबर दी कि जनाब अडयाला जेल ने इस बात की बाद में तस्दीक भी कर दी कि एक अमरीकी वफ्द जो है 5 रुकनी, उसने अडयाला जेल का दौरा किया है। अब जो बज़ाहिर ऑफिशियल उसका एक पर्पस बताया गया है वो ये कि जी जो अक़लियती लोग हैं वहाँ पर अडयाला जेल में, उनसे बातचीत करने के लिए या उनके हाल अहवाल पूछने के लिए ये वफ्द जो था वहाँ पर गया कि उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है वगैरह वगैरह, वो किन मुकदमात में वो लोग वहाँ पर जेलों में हैं। तो इस मकसद के लिए ये दौरा किया गया है। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है ये कोई इतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। कोई भी इस बात को देख सकता है, सोच सकता है कि वहाँ पर इमरान खान साहब मौजूद हैं और इस वक्त जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक पूरा फोकस जो है वो पाकिस्तान के आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, क्योंकि जो खित्ते में इस वक्त ओवरऑल एक तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है, फ़लस्तीन का इशू है, तीसरी जानिब जो है वो चाइना के साथ भी अमेरिका अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहता है, अरब कंट्रीज़ जो हैं उनके क्या रिलेशनशिप्स होंगे आने वाले दिनों में, ये सब बड़े क्रूशल चीज़ें हैं और बहुत कुछ हो रहा है आलमी महाज पर। तो ऐसे में पाकिस्तान का भी ज़ाहिर है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर कौन सी हुकूमत आती है और वो क्या स्टांस लेती है। तो इस सिलसिले में अब ये देखना पड़ेगा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं, पॉलिटिकल एलिमेंट हैं, उनको आप अपने कॉन्फिडेंस में रखें। किसी को भी आप अगर बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं और बाद में कहीं वो इक़्तिदार में अगर आ जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल हो सकती है। तो इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अमेरिका को भी इस वक्त इम्पोर्टेंस पता है आने वाले इलेक्शन की भी और इस इलेक्शन में पीटीआई की भी। अगरचे यहाँ पर तो लोग बिल्कुल एक कवर ब्लैंकेट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पीटीआई तो जैसे कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती और पीटीआई तो शायद कोई इलेक्शन में कोई इम्कान ही नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सकती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी सबको मालूम है कि अंदर से जो इस वक्त पीटीआई का वोटर सपोर्टर है वो बिल्कुल चार्ज्ड भी है और इसके साथ साथ अगर वो तमाम लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल आते हैं तो पीटीआई बिल्कुल इस पोजीशन में होगी कि तमाम जमातें मिलकर भी शायद पीटीआई के खिलाफ कोई हुकूमत बना ना सकें। तो इसलिए कोई भी इस बात के ऊपर बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं चल सकता। अभी इस वफ्त में क्या वाकई जो अमरीकी वफ्त था उसने क्या इमरान खान साहब से कोई पॉजिटिव नोट्स पे बात की है या क्या उसका आउटकम था, इसके बारे में तो अभी खबर नहीं आई। लेकिन जेल ज़राए ने अलबत्ता ये जो 5 रुकनी वफ्द है उसकी आमद के हवाले से एक जो कन्फर्मेशन है वो कर दी है। तो बहरहाल जी ये इम्पॉर्टेंट अब जो जैसे मैंने बात की कि बात ये की जा रही है कि आखिर 8 फरवरी को होगा क्या, लोगों को कैसे मोबिलाइज रखना है, इसके लिए वर्कर्स कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि वर्कर्स कन्वेंशन में जो आपके लीडर्स हैं ना सिर्फ ये कि वो जो आपका एक कारकुन है ग्राउंड पर उसको मोबिलाइज करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं कि भाई आपने इलेक्शन डे पर कैसे वोटर को घरों से निकालना है, कैसे उसको मोटिवेट करना है कि वो आके वोट कास्ट करे, फिर वोट कास्ट करने का पूरा प्रोसीजर कि सही तरीके से उन्हें समझाना है, फिर उसके बाद जो बिल्कुल शाम तक पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर मौजूद रहें, काउंटिंग तक कैसे फॉर्म 45 हासिल करना है। तो एक पूरी एक साइंस है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक रज़ाकाराना किस्म की नफरी पूरी चाहिए होती है जो इलेक्शन डे को पूरे अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। और जो पुरानी सियासी जमातें हैं बड़ी घाग हैं, इनका वर्कर इनका वोटर सपोर्टर जो है वो इन चीज़ों में बड़ा जिसको आप कहते हैं ना बड़ा ट्रेंड है और पीटीआई को भी इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस का अब एहसास है। लेकिन इससे पहले ही हम ये देख रहे हैं कि उन्हें वर्कर्स कन्वेंशन करने ही नहीं दिए जा रहे, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं हो रही हैं और बिल्कुल एक राब्ता जो है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है उनका अवाम के साथ भी और उनके कारकुन के साथ भी। अब 4 सद्दा में तो एक बड़ा अच्छा खासा एक मैसिव किस्म का हमने वर्कर्स कन्वेंशन देख लिया जो तकरीबन एक जलसे में ही तब्दील हो चुका था। और अब शेर अफजल मरवत साहब ने आज ये बताया कि एक और 4 सद्दा ही के दूसरे हलके में वर्कर्स कन्वेंशन होने जा रहा है और उनका ये कहना है कि अगर अब भी उन्हें रोका गया तो इसके संगीन नताइज होंगे और वो कोर्ट से रुजू भी करेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये कार्रवाई करने की अगर कोई कोशिश की वहाँ पर। और इसके साथ ही उन्होंने इस मौके पर एक पीएमएलएन के साबिक रहनुमा जो उनके साथ मौजूद थे उन्होंने भी ये ऐलान किया कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जहां पीटीआई छोड़ने वाले लोगों की खबरें आती हैं तो वहां पर अब वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। ये मैं ज़रूर इसमें ऐड अप कर दूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे जैसे भी हो आपको
अपना एक वर्कर कन्वेंशन, अपनी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को जारी रखना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो बुनियादी तौर पर आपके वोटर सपोर्टर को एक यकीन और एक उम्मीद दिए रखेगी। अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल छोड़कर पीटीआई का जो वर्कर है, जो लीडर्स हैं, जो बाकी मानदा हैं, अगर वो बिल्कुल इस चीज़ को छोड़कर घरों में बैठ जाते हैं या एक शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं और अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तो इससे जो उनका वोटर सपोर्टर उसमें नाउम्मीदी आएगी, उसमें मायूसी फैलेगी और वही समझ जाएगा कि अब पीटीआई भी हार मान चुकी है मेंटली और वो उस दिन शायद फिर घर से बाहर निकलकर वोट भी ना डाल सके। तो इस तरह एक अच्छी खासी तादाद जो कि वोट डालना चाहती है, उनके होने के बावजूद भी पीटीआई शायद फिर एक बहुत मैसिव सपोर्ट हासिल करने में नाकाम रहेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पीटीआई को पॉलिटिकली, अगर अपने वर्कर सपोर्टर को आपने चार्ज रखना है तो आपको चाहे कुछ बर्दाश्त करना पड़े इस सिलसिले में मज़ामत, तो भी आपको बाहर निकलना है। अगर आपको इस सिलसिले में कोई नए नए इंगेजमेंट्स करनी पड़े तो वो भी करनी है। जितना महदूद भी हो, जितना बड़े पैमाने पर भी हो, आपको इस चीज़ को करते रहना है इन एनी वे, किसी एक शक्ल में, किसी दूसरी शक्ल में, किसी एक जगह पर, किसी दूसरी जगह पर। लेकिन ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो है ये आपकी अगर नहीं होगी तो ये आपके लिए बड़ी किलिंग साबित होगी। तो ये एक अच्छा है अगर इस चीज़ को ये आगे लेके चलते हैं, लेकिन ये अभी बड़ा महदूद पैमाने पर है, इसको थोड़ा तेज़ भी करना होगा। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं जनाब कि आज तकरीबन 10 दिन होने को हैं अली नवाज़ अवान साहब, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमएनए थे पीटीआई के, उनको अगवा किया गया हुआ है। मैं इसे जबरी गुमशुदगी कहूँगी क्योंकि अभी तक उनको किसी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अगरचे उनके फैमिली ज़राए ने ये तस्दीक की थी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अगर वो गिरफ्तार होते तो उन्हें अगले दिन किसी कोर्ट में पेश किया जाना था। लेकिन ये वही पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि जो हमने इससे पहले देखा कि गुमशुदा कर दिया जाए, लापता कर दिया जाए, चिल्ले पे भेज दिया जाए और उसके बाद ना जाने उनके साथ वहाँ पर क्या क्या सलूक किया जाता है कि उसके बाद एक आध महीने के बाद कोई भी पीटीआई का जो रहनुमा है वो किसी या तो इंटरव्यू की सूरत में कहीं से बरामद होते हैं या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पीटीआई छोड़ने का भी ऐलान करते हैं और उसके साथ किसी नई जमात में शमूलियत का भी ऐलान करते हैं। तो ये एक हमें एक पैटर्न जो है पिछले दिनों से नज़र आ रहा है। तो अली नवाज़ अवान साहब के साथ भी यही बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उन्हें चूँकि कहीं पेश नहीं किया गया तो उसका मतलब है कि कोई गिरफ्तारी उनकी प्रॉपर उस तरह से सामने नहीं है। इससे पहले की जो उनकी कुछ वीडियोस हैं वो ज़रूर हमने देखी हैं जिसमें वो जंगलों में हैं और जंगलों में वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, छुपने पर मजबूर हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस वक्त रूपोश हैं, हमें इस बात का खदशा है कि हमें पकड़कर ज़बरदस्ती किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान हमसे दिलवाया जाएगा। तो वो कहीं ख़ुद को छुपा के बैठे हुए थे और जंगलों में, देखिए मज़े की बात है कि अपने ही मुल्क में आपको इस तरह से जंगलों में छुपना पड़ रहा है और आपने अब देखा है कि वो फिर बेचारे नहीं छुप पाए और उसके बाद अब वो हत्थे चढ़ गए हैं। अब वो कितने दिन में एक इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं वो हम देखते हैं कि वो 1 महीने में तैयार होते हैं बेचारे, कितनी देर वो बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सारी सिचुएशन है कि किस तरह से एक जबरी गुमशुदगी करके किसी को मजबूर किया जाए कि वो कोई उनकी पसंद का स्टेटमेंट दे। तो अली नवाज़ अवान साहब जो है वो अभी तक लापता है, उनके हवाले से कोई खैर खबर जो है वो अभी तक नहीं आ रही। अभी तक किसी बड़े बाखबर सहाफ़ी ने कोई ये खबर नहीं दी कि जी वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए, वरना ये बड़े फ़ख्रिया अंदाज में आके बता रहे होते हैं कि जी फ़लाना भी गिरा लिया गया है, फ़लाँ भी हमने इंटरव्यू कर लिए तैयार कर लिया, फ़लाँ भी बड़ी ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। और मैं हैरान हो रही होती हूँ कि इस तरह की खबरें देते हुए वो लोग कंडेम भी नहीं कर रहे होते कि कम से कम आप कंडेम ही कर दें कि भाई ये खबर तो आ रही है लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है, ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बता रहे होते हैं कि लो जी एक होर टा लिया है, लो जी उन्हें असी कोर गिरा लिया है। तो ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि भाई ताकत के बलबूते पर आप किसी एक शख्स को पकड़ कर और जो नहत्ता हो, जो कमज़ोर हो और आप उसको न जाने उसके साथ किस किस्म का इंसानियत सोच सलूक करते हैं कि उसके बाद वो बेचारा मजबूर हो जाता है। तो इस पर बजाय इसके कि शर्मिंदा हो या मजलूम के साथ खड़े हों, फ़ख्रिया अंदाज में खबर ब्रेक की जा रही होती है कि लो जी आने वाली एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बहरहाल ये हमारी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं इस वक्त। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहरहाल ये बात कर रहे हैं कि ये गलत है और नहीं होना चाहिए और इनमें अब बहुत कम सहाफ़ी रह गए और वो तमाम सहाफ़ी जो ऐसी बातें करते थे ज़्यादातर हमें नज़र आ रहा है कि बेचारे बैरून मुल्क शिफ्ट होने पर मजबूर हो गए हैं या तो नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं और बहुत कम ही खाल खाल आपको कोई ऐसे एंकर्स नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर कि जो आपको नज़र आए कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और ठोक बजा के बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी नौकरी पर हों। मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकती हूँ। अभी रिसेंटली जो आपने देखी हैं काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो मुस्तकिल छुट्टी पर हैं क्योंकि वो अभी तक भी सेटलमेंट पर राज़ी नहीं
نہیں ہو رہے کہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہیں ان کو گیسٹ دیے جائیں اور وہ اپنی مرضی سے پروگرام نہ کر سکیں، تو وہ اس چیز کے اوپر اگری نہیں کر رہے ہیں، وہ مسلسل آف ایئر ہیں۔ ماریہ میمن صاحبہ بھی بقول ان کے، انہوں نے تو ایک آفیشیل ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جی وہ ایک سال کی جو سالانہ چھٹیوں پر گئی ہوئی ہیں، لیکن خبریں یہی ہیں کہ ان کو بھی کچھ تحفظات ہیں جو ان کے پروگرام کرنے کے حوالے سے انہیں گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں، تو وہ اس کو شاید نہیں فالو کرنا چاہتی، اور کوئی انڈیپینڈنٹ صحافی یہ نہیں چاہتا۔ پھر اسی طرح سے اب ایک تازہ اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بیرسٹر احتشام الدین کا ہے، احتشام امید الدین صاحب کا۔ بیرسٹر احتشام جو ہیں انہوں نے سنو ٹی وی جوائن کیا تھا میرا خیال ہے کوئی کچھ مہینے یا شاید 1 سال پہلے، اور پھر اب کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ بیرون ملک سے ہی جو ہے اپنے ویلاگز بھی کرتے ہیں یا کچھ اپنا پروگرام وغیرہ بھی وہیں سے شاید کچھ عرصہ انہوں نے کنڈکٹ کیا، لیکن اب انہوں نے فارملی ریزائن کر دیا سنو ٹی وی سے۔ سنو ٹی وی پر بھی کافی دباؤ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہارون رشید صاحب کو بھی انہوں نے آلموسٹ تھینک یو کہہ دیا، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسی قسم کی خبریں جو ہیں مسلسل آ رہی تھیں کہ ان کے اوپر بھی کافی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اب اسی میں ایک اضافہ کہ بیرسٹر احتشام انہوں نے خود ہی ان کے بقول ریزائن کر دیا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہی بتائی ہے کہ جب میں اپنی فریڈم سے بات نہیں کر سکتا، جب مجھے پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ آپ نے عمران خان کا نام نہیں لینا، جب مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں بولنا، تو پھر اس طرح میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ میں اگر اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا تو پھر میں کس بات کا صحافی ہوں؟ تو اسی بات کے پروٹیسٹ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ اور ابھی کچھ خبریں مزید بھی آ رہی ہیں کہ کچھ اور بھی صحافی ابھی پائپ لائن میں ہیں جن کے اوپر دباؤ ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ ان کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی کارروائی ہو، اور یا انہیں نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑیں یا آف ایئر ہونا پڑے یا کوئی بھی ایسی صورتحال۔ تو یہ بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فسطائی نظام کی طرف جس طرح آپ سنا کرتے تھے کہ ہم اس طرف پہنچ چکے ہیں۔ ایک اناؤنسڈ مارشل لا ہوتا ہے، ایک ان اناؤنسڈ مارشل لا ہوتا ہے۔ میرے خیال سے اناؤنسڈ والا پھر بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کم از کم یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی ہے سامنے ہے طاقت کا مرکز، آپ اگر تنقید کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تو سامنے اسی کو کہہ رہے ہیں جو کہ رسپانسبل بھی ہے۔ لیکن ان اناؤنسڈ مارشل لا میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ چیزیں کہاں سے کیسے ہو رہی ہیں، لیکن وہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ کم از کم جمہوریت کے کسی بھی تقاضے پر پوری نہیں اترتی، جمہوریت کی کسی ڈیفینیشن پر پوری نہیں اترتی۔ اور یہی میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہاں پر کوئی آپ کو پولیٹیکل آزادی نہیں ہے، کوئی آپ کو قانون اور انصاف جو ہے عدالتوں سے ملتا ہوا نظر نہیں آتا، عدالتیں آپ کو بے بس نظر آتی ہیں، اور جہاں پر صحافی آپ کو انسیکیور نظر آتے ہیں، صحافی آپ کو یہ چیختے چلاتے نظر آتے ہیں کہ وہ فری نہیں ہیں اور ان کے اوپر دباؤ ہے، تو یہ سب علامات کس بیماری کی ہیں یہ آپ کو معلوم ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔